गुड इवनिंग एवरीवन, सबको नमस्कार। तो आज हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वेबिनार आज चोपड़ा सर करने जा रहे हैं। सुनील चोपड़ा सर ज्योतिष के क्षेत्र में 25 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इन्होंने वैदिक ज्योतिष, लाल किताब, न्यूमरोलॉजी, पेंडुलम और केपी पद्धति में विशेषता प्राप्त की है। साथ ही साथ वास्तु, हस्तरेखा विज्ञान और टैरो कार्ड का भी सुनील सर बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। चोपड़ा सर ने एमए ज्योतिष यूजीसी यूनिवर्सिटी से की है और अपने ज्योतिष के करियर में और अपनी प्रैक्टिस से कई नए फलित फॉर्मूला इन्होंने खुद से बनाए हैं, जिससे हम तुरंत प्रिडिक्शन में हमें बहुत हेल्प मिलती है। कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जो सर के अपने बनाए हुए हैं। तो इन्होंने कई अवार्ड भी जीते हैं। बहुत मतलब नंबर ऑफ अवार्ड्स, आई थिंक मुझे कहना चाहिए नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं सर के पास। सुनील चोपड़ा सर जी कई विषयों की कोचिंग करते आ रहे हैं और कम से कम मतलब 2000 से भी ज्यादा छात्रों को ज्योतिष सिखाई है सर ने। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? कोई ब्रेक तो नहीं हो रही है? नहीं नहीं आ रही। हाँ, आई थिंक किसी जिसका भी है म्यूट, आप प्लीज म्यूट कर दीजिए कहीं से। हाँ, ठीक। तो सर ने काफी लोगों को मतलब मोर देन 2000 स्टूडेंट्स अपने ज्योतिष के क्षेत्र में सर के रहे हैं। साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स के उपाय जो सुनील सर के हैं बहुत कारगर होते हैं। इन्होंने अपनी लाइफ में ज्योतिष में लाल किताब, वैदिक, न्यूमरोलॉजी, पेंडुलम और कम इन सब पर कम से कम मतलब 8 बुक्स लिखी हैं जो अमेजोन पर उपलब्ध हैं और जिनके लिंक अभी शेयर किए जाएंगे। तो आज आप लोगों को वैदिक ज्योतिष का क्यों जरूरी है हमारी लाइफ में, क्या है इसका महत्व, वैदिक ज्योतिष के कुछ सूत्र, उनकी विशेषताएं और उपायों के बारे में जानकारी दी जाएगी। मैं सुनील चोपड़ा सर से उनको इनवाइट करती हूँ। सर, रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज आप आए और थोड़ा सा ज्ञान बरसाएं। आज के इस वेबिनार को आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सर, प्लीज कंटिन्यू। धन्यवाद प्रीति जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ सभी जी। लोगों को मेरा नमस्कार। तो जैसा कि मैंने पहले भी तीन चार अभी वेबिनार किए हैं, ये सब लोगों के लिए मैं इसलिए मैसेज डालता हूँ कि लोग आएं और अपना रिवीजन भी कर लें और कुछ नई चीज़ें भी मिलती हैं उनके ऊपर ले लें। जैसे लाल किताब का भी वेबिनार किया था मैंने लास्ट टाइम। आज हम मैं वैदिक का कर रहा हूँ, तो वैदिक के ऊपर भी है। अपना मेन उद्देश्य ये है कि जितने मैक्सिमम लोग हैं वो एस्ट्रोलॉजी सीख पाए। तो वेस्टो एस्ट्रोलॉजी सीखने से क्या रहता है, सबसे बड़ी बात यह है कि उनको बेनिफिट मिलता है खुद के लिए, चाहे वो कमर्शियल करें या ना करें। अब एक्चुअली सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ज्योतिष विद्या है क्या। वैसे यहाँ तो सब एक्सपर्ट ही बैठे हैं, नए लोग बहुत कम ही हैं। तो ज्योतिष विद्या जो है ये हमारे ऋषि मुनियों द्वारा एक विकसित किया गया प्राचीन विज्ञान है, जो जीवन की दिशा और दशा को दोनों को समझाता है, जिससे कि हम अपने जीवन की दशा को और हमारे कौन सा डायरेक्शन मिलना है हमें, उसको हम अच्छी तरह से समझ पाते हैं। ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमें विज्ञान दिया है। और ये सिर्फ ज्योतिष की जानकारी ही नहीं है, ये हम जानकारी लेकर अपने कर्मों द्वारा अपनी भाग्य को अच्छा कर सकते हैं, ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। और हम आकाशीय पिंडों की जो प्रभाव हैं उनको देखकर और उनसे हम सारी वर्णन जो है अपने लाइफ के बना सकते हैं। अब आता है सवाल कि हमें ज्योतिष विद्या क्यों सीखनी चाहिए। ज्योतिष विद्या सीखने के लिए हमें आत्मज्ञान और आत्म विकास के लिए जरूरी है। ज्योतिष हमारे इस कार्य के लिए बहुत मदद करता है। और ज्योतिष से हम अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करते हैं। अब हमारे अंदर कौन से गुण हैं, हमारे अंदर कौन से स्वभाव हैं, ये जानकारी हमें ज्योतिष से ही मिलती हैं। और उससे क्या है, हम अपना तो बेनिफिट करते ही करते हैं, साथ में दूसरों का भी बेनिफिट करते हैं। हमें यह भी पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति कैसा है, उसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। तो हम दूसरे को एक बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। जैसे फैमिली है, फैमिली के अंदर पति पत्नी है। अगर आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान होगा तो उसकी कुंडली देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी पत्नी का नेचर क्या है, तो आप उसी तरह से उसके साथ व्यवहार करेंगे।
तो आपके सही निर्णय लेना, व्यवहार को अच्छा बनाना, और सबसे बड़ी चीज कैरियर में, विवाह में, यात्राओं में, इनको आपको कैसे लगाना है, ये सारी चीजें का ज्ञान जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है रिश्तों को समझने के लिए, परिवार को समझने के लिए, अपने मित्रों को समझने के लिए, ये उनकी सब चीजों के द्वारा आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं ज्योतिष विद्या से। भाई बहनों से संबंध कैसे रहेंगे, कैसे आपके भाई बहन होंगे, उनका व्यवहार कैसा है, ये भी चीजें आप ज्योतिष विद्या से आप पता कर सकते हैं। फिर सबसे बड़ी चीज आती है प्रोफेशन, कि आपको कौन सा प्रोफेशन चुनना है, आपको किस लाइन में जाना है, कौन सी लाइन आपके लिए उचित है। जनरली आपने देखा होगा कि पहले माता पिता क्या एक निश्चित कर लेते थे, बड़ा लड़का इसको डॉक्टर बनाना है और छोटे को इंजीनियर बनाना है, तो तीसरा हो गया तो उनने कि इसको वकील बना देंगे। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, ये तीन चीजों का सबसे ज्यादा प्रचलन था। लेकिन आज के युग में क्या है, अगर बच्चे की कुंडली देखी जाए, अगर यदि आपको एस्ट्रोलॉजी का ज्ञान है और आपको देख देख के लगता है कि बच्चा तो मेरा बहुत बड़ा फिल्म एक्टर बनने वाला है, बहुत बड़ा क्रिकेटर या फुटबॉल प्रेमी बनने वाला है, तो वो चीजें जो हैं आप उनको आगे बढ़ाने के लिए मदद कर सकते हैं। तो वो जो पहले एक कंठस्थ होता था कि कहीं नहीं जाना, कोई खेल नहीं खेलना, आपको डॉक्टर बनाना है, सिर्फ पढ़ाई कर लो, आज वो चीज नहीं रही। तो इसलिए ज्योतिष विद्या का हर व्यक्ति को ज्ञान होना, चाहे वो प्रोफेशन में ले या ना ले, बहुत जरूरी है। तो इस तरह से ये ज्योतिष का हमारा हर क्षेत्र के अंदर बड़ा महत्व है। ये सिर्फ आज की डेट में किसी पर्टिकुलर व्यक्तियों के लिए ज्योतिष विद्या नहीं रह गई। पहले क्या होता था, गांव के अंदर एक ही पंडित होते थे, वो पूरे गांव की वही सब कुछ देखते थे, कुंडली देखते थे, पत्रिका देखते थे, शादी ब्याह कराते थे। लेकिन आज वो चीज नहीं रही। आज हर आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, बिजनेसमैन, गृहणियां, और सब लोग आज ये ज्योतिष विद्या का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। मैंने कई डॉक्टरों को सिखाया, मेरे बैच के अंदर भी डॉक्टर थे। शायद पिछले बैच में थे, अनीता जी थी उसमें, वो एक डॉक्टर थी आयुर्वेदिक। तो उन्होंने मुझसे सीखा। अब उनसे मैंने पूछा था कि आप डॉक्टर हैं, आपकी अच्छी प्रैक्टिस है, आप ज्योतिष विद्या क्यों सीख रहे हैं। उनका कहना था कि ज्योतिष विद्या से हम ये ज्ञात कर पाते हैं कि पेशेंट को किस तरह से ट्रीट करना है, क्या क्या इसको डिसीज, हिडन डिसीज और क्या हो सकती है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, क्या हम इसका ट्रीटमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या ये ठीक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, अगर ठीक होगा तो किस तरह से होगा। तो ये सारी चीज की विद्या का ज्ञान ज्योतिष विद्या से मिलता है। तो इस तरह से कई डॉक्टर, कई इंजीनियर, उन्होंने मेरे से ज्योतिष विद्या सीखी है। तो इसलिए मेरा कहना है कि ज्योतिष विद्या सीखने के लिए आपको कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं चाहिए कि ये ब्राह्मणों की है या इस चीज की है। ये एक ज्ञान है। एक्चुअली क्या होता था, पहले हमारे गुरुकुल में ये चारों वेद ही पढ़ाए जाते थे। हमारे जो सब्जेक्ट थे वो चारों वेद हुआ करते थे। ये तो अंग्रेजों का जमाना आया तो हमारी एजुकेशन का पैटर्न चेंज हो गया। लेकिन पहले जो चारों वेद पढ़ाते थे, चारों वेदों के अंदर जो है ज्योतिष विद्या का पूर्ण विवरण दिया गया है। हर व्यक्ति जो भी गुरुकुल में पढ़ता था उसको ज्योतिष विद्या का ज्ञान होता था, ज्ञान पढ़ाया जाता था। हमारे ऋषि मुनि इसको, ज्ञान को हमारे सभी लोगों को दिया करते थे, जितने भी लोग हमारे पहले गुरुकुल में पढ़ा करते थे। वो तो बाद में अब अंग्रेजों के आने के कारण ये सारा पैटर्न चेंज हो गया। दूसरी, इतने लोग होंगे जिन्होंने जो विद्या ली है लेकिन उस विद्या पे आज वर्क नहीं कर रहे, जॉब किसी और चीज का कर रहे हैं, स्टडी किसी और चीज की है। ये अक्सर होता है। कई मैंने ऐसे देखे हैं इंजीनियर लोग जो कि अपने पापा की दुकान पे बैठे हुए हैं, मोबाइल की दुकान चला रहे हैं या किराने की दुकान चला रहे हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं हम पहले पता कर सकते हैं कि हमारी कुंडली में क्या योग है, हमें किस दिशा में जाना चाहिए और किस तरह आगे बढ़कर हमें ये कार्यक्रम करना चाहिए। तो ज्योतिष विद्या का ये महत्व है जो मैंने अभी आपको बताया। हमारे ऋषि मुनियों ने जो ये कुंडली का निर्माण किया है, ये कोई ऐसे ही नहीं कर दिया। उन्होंने बहुत तपस्या करके अपने अंतर ज्ञान से, डिवाइन ऊर्जा से ये सब चीजों का पता लगाया है कि ग्रह और राशियां किस प्रकार काम करती हैं, ग्रह और राशियां हमारे शरीर के ऊपर किस तरह से इफेक्ट डालती हैं। ये सारा उन्होंने अपने अंतर ज्ञान से, अपनी डिवाइन ऊर्जा से, अपनी डिवाइन एनर्जी से ये प्राप्त करके उन्होंने ग्रंथ लिखे। तो उन्होंने ये सारी चीजों का वर्णन किया कि हमारे जो ब्रह्मांड मंडल में ग्रह हैं
वो किस तरह से हमारी बॉडी के ऊपर इफेक्ट करते हैं, जिसके बारे में भी आज अपन आगे चल के जानेंगे। और ये एक एस्ट्रोनॉमी है, खगोलीय विज्ञान जिसे कहते हैं। तो एस्ट्रोनॉमी के आधार पर उन्होंने, ऋषि मुनियों ने, ये सारी चीजों का, ग्रह, नक्षत्र और राशियों का आविष्कार किया। कौन कौन से ग्रह ज्यादा इफेक्टिव है, ऐसा नहीं कि सिर्फ 9 ही ग्रह हैं, ग्रह बहुत सारे हैं, जितने स्टार है उतने ग्रह हैं, लेकिन सबसे मोस्ट इफेक्टिव ग्रह जो है वो 9 कहलाते हैं। अब उनका हमारे शरीर के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ता है वो उन्होंने लिखा। तो हमारे ऋषि मुनि बहुत एक्सपर्ट थे, और इन्होंने देश, काल और लग्न को देखकर कुंडली के आधार की उन्होंने 3 बातें मेनली बताई हैं: समय, स्थान और लग्न। जब बालक का जन्म होता है, जब बालक जन्म लेता है, उस स्थान से, उस जगह से, जो पूर्व क्षितिज पर जो राशि उदय होती है, वही उसका लग्न कहलाती है। हमारी कुंडली के अंदर लग्न सबसे इंपॉर्टेंट आइटम होता है। लग्न के आधार पर ही हमारे शरीर की संरचना होती है, हमारा व्यवहार बनता है, हम कैसा कार्य करेंगे, कैसे इफेक्ट आएंगे और किस तरह के हम बनेंगे। ये सारी चीजें जो है लग्न के आधार पर ही होती है। तो ऋषियों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने इसके ऊपर काफी अध्ययन करने के बाद ग्रहों के बारे में भी बताया कि सूर्य एक आत्मा है, आत्मा का कारक ग्रह हम सूर्य को कहते हैं। चंद्रमा जो है हमारा मन का कारक ग्रह है, हमारी जो सोचने की, समझने की शक्ति होती है, हमारा जो मन होता है, वो एक चंद्रमा है। और मंगल जो है एक ऊर्जा है, एनर्जी है, पावर है। तो उस पावर का जो है कैलकुलेशन हम मंगल से करते हैं कि हमारी कुंडली के अंदर मंगल की क्या स्थिति है और हमारे अंदर ऊर्जा कितनी है। फिर आ जाता है बुध, बुध से हम बुद्धि का ज्ञान लेते हैं कि हमारी बुद्धि कैसी रहेगी। फिर गुरु, गुरु खुद ज्ञानी है, ज्ञान है, शिक्षा है। ये सारी चीजें हमारे ऋषि मुनियों ने ग्रहों को अलग अलग करके उनका अलग अलग वर्णन किया है। और काफी ध्यान और साधना के बाद उन्होंने ये सारी चीजों का आविष्कार करके कई ग्रंथ लिखे। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने, उनका काफी योगदान रहा हमारी ज्योतिषी के अंदर। जैसे कि वरामिहिर है, वरामिहिर जी ने ग्रह, भाव, योग, इसकी प्रणाली को हम हमको बताया सब लोगों को। पराशर होरा शास्त्र है, पराशर होरा शास्त्र में दशा, प्रणाली और फलादेश के बारे में बताया। सूर्य का सिद्धांत है, सूर्य का सिद्धांत में हम ग्रह की गति और उसकी गणना करते हैं। फिर लघु पराशरी आई, जिसमें हम सरल फलादेश और सिद्धांत का आकलन करते हैं। पूरा शास्त्र है, जिसमें संपूर्ण कुंडली का विश्लेषण और सारी चीजें हम निकालते हैं। इस तरह से हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी चीजें हमें दी, और हर ग्रंथ में अलग अलग प्रकार से उन्होंने वर्णन किया। अब हम आ जाते हैं मेन उद्देश्य पे कि ये 12 भाव जो हमारे ऋषि मुनियों ने बनाए, वो कैसे बनाए। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं आपके लिए। स्क्रीन दिख रही है मेरी? आ रही है सर, क्लियर है। जी। तो हमारे ऋषि मुनियों ने देखा कि हमारा जो आकाशीय मंडल है ये गोलाकार में है। अगर एक जगह से शुरू हो फिर वापस वहीं पहुंचे तो ये 360 डिग्री होता है। तो 360 डिग्री को उन्होंने 12 भावों में विभाजित किया। 12 भाव में विभाजित करके, जो कि 30 डिग्री का एक भाव बना। 30 डिग्री का एक भाव माने तो 12 भाव जो होते हैं 360 डिग्री के होते हैं। और फिर उन्होंने उसके नाम दिए। जो पहला भाव है, जिस समय सूर्य उदय होता है, पूर्व क्षेत्र पर जो लग्न आती है, वो उसको हम लग्न कहते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो उसकी लग्न कहलाती है। यही हमारा एक पूर्ण विवरण है। जैसे कि मोबाइल को चार्ज करते हैं, हम देखते हैं ना कि मोबाइल कितने परसेंट चार्ज है। वो परसेंटेज चार्जिंग इसी लग्न से देखते हैं कि व्यक्ति कितनी चार्जिंग अपने साथ लेके आया, कितने परसेंट वो चार्ज है। उस हिसाब से हम लग्न का निर्णय करते हैं। इसी तरह से दूसरा भाव बनाया, और हर भाव को उन्होंने अलग अलग तरीके से बांटा, उनका अलग अलग वर्णन किया है कि हर भाव का एक अलग महत्व है। जब 12 हिस्से किए तो उसके अंदर जो राशियां और जो ग्रह आए, उसके आधार पर कालपुरुष की कुंडली बनाकर उन्होंने
12 भावों को अलग अलग विवरण देकर पूरा का पूरा हमको बताया। लग्न के बारे में मैंने अभी बताया कि आदमी व्यक्ति का खुद का सेल्फ, खुद का विवरण होता है लग्न के अंदर, कि व्यक्ति कैसा है, उसका जिंदगी भर व्यवहार कैसा रहेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसकी हाइट पर्सनैलिटी कैसे होगी, और उसका रंग कैसा होगा। ये सारी चीजें लग्न से हम लोग देखते हैं। फिर आता है हमारा दूसरा भाव। जो दूसरा भाव है हमारा, दूसरा भाव हमारा धन का है, हमारे कुटुंब का है, हमारी दाई आंख है, हमारी गला है, हमारी आवाज है। ये हम दूसरे भाव से देखते हैं। तो ये जब हमें इन चीजों का पता करना होता है तब हम दूसरा भाव देख लेते हैं। फिर आते हैं हम तीसरे भाव पर। तीसरा भाव हमारा पराक्रम का भाव है, हमारे बहन भाइयों का भाव है, हमारे राइट हैंड का भाव है, कंधे से लेकर सीधा हाथ। ये तीसरा भाव हमारा राइट हैंड का आता है। इससे हम देखते हैं कि आदमी पराक्रम कैसा करेगा, मेहनत कैसा करेगा, यहां से पैसा जाने का रास्ता है। आप जो खर्चे करते हैं वो तीसरे भाव से करते हैं। तीसरे भाव के आपके अंदर के खर्चे होते हैं, जहां से पैसा निकलता है आपके यहां से। फिर ऋषि मुनियों ने चौथा भाव बनाया। चौथे भाव का अलग से वर्णन किया उन्होंने। चौथे भाव को उन्होंने माता का भाव भी बताया और सुख साधन का भाव भी बताया। यहां से हम सुख साधन देखते हैं, घोड़ा गाड़ी सुख साधन हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और साथ में चौथे भाव से माता के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं कि माता, हमारे साथ माता का व्यवहार कैसा रहेगा। ये सारे चीजें हम चौथे भाव से देखते हैं। मकान के बारे में, गाड़ी कौन सी होगी, सेकंड हैंड होगी, फर्स्ट हैंड होगी, ये सारी चीजें हम चौथे भाव से पता करते हैं। फिर उन्होंने पंचम भाव बनाया। पंचम भाव में उन्होंने हमारा शिक्षा रखी, ज्ञान रखा, डेली इनकम रखी, और साथ में संतान के बारे में बताया। पहली संतान, फर्स्ट संतान जो है पंचम भाव से देखी जाती है। प्रेम संबंध पंचम भाव से देखे जाते हैं। और उसके बाद फिर आता है हमारा छठवां भाव। छठवां भाव जो है हमारा ऋण रोग और शत्रुओं का होता है। ऋण रोग शत्रु, मैं दूसरा भी आपको दिखा देता हूं। ऋण रोग और शत्रु के लिए हमारा छठा भाव आता है। यहां से हम देखते हैं कि हमें जो है, हमारे ऊपर कितने ऋण होंगे, क्या हम कर्जे में डूबे रहेंगे, रोग कौन से होंगे, क्या हम रोगग्रस्त हमेशा रहेंगे या कुछ समय के लिए रहेंगे, हमारे शत्रु होंगे, शत्रु कैसे होंगे, हमारे ऊपर हावी होंगे या हम शत्रुओं पर हावी होंगे। तो इन लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उन्होंने हमें छठा भाव दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। उसके बाद में हमारा सप्तम भाव आता है। सप्तम भाव एक ऐसा भाव है जो सबसे इंपॉर्टेंट भाव है। जैसे कि लग्न एक इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से सप्तम भाव भी इंपॉर्टेंट भाव, केंद्र भाव भी कहते हैं इसको। ये हमारे परिवार का है, पति पत्नी का भाव। हमारे पति पत्नी के संबंध कैसे होंगे, और हमारे पति पत्नी के साथ बनेगी नहीं बनेगी, तलाक होगा या सेपरेट होंगे या अच्छे रहेंगे। और दूसरी चीज है, सबसे बड़ी चीज इसके अंदर, व्यापार। हमारा व्यापार कैसा रहेगा, हमारा पार्टनर कैसा होगा, जो व्यापार करने के लिए पार्टनर है वो हमारा अच्छा होगा कि नहीं होगा, क्या हमारा व्यापार में उन्नति होगी कि नहीं होगी। ये सारी चीजें हम सप्तम भाव से पता करते हैं। फिर आ जाता है हमारा अष्टम भाव। अष्टम भाव मृत्यु भाव कहते हैं। मृत्यु है, रोग है, इसका भाव है। और इसको ज्यादातर जमीन के नीचे का कहा गया है, अंडरग्राउंड। ये जमीन के नीचे का होता है। इससे मृत्यु भी देखते हैं, रोग भी देखते हैं, गड़ा धन भी देखते हैं। जमीन के नीचे की सारी चीजें, माइंस का काम करना, कोयले का काम करना, जमीन के अंदर के सारे केमिकल्स के बारे में वर्क करना, ये सारी चीजें हमारे अष्टम भाव से आते हैं। इसके बाद आते हैं हम नवम भाव। नवम भाव जो हमारा भाग्य का भाव है। हमारा भाग्य कैसा रहेगा, हमारी किस्मत कैसी होगी, हमारी यात्राएं कैसी होंगी, हमारा धार्मिक स्टेटस कैसा होगा, क्या हम धर्म के लगाव में होंगे, धार्मिक लगाव में रहेंगे, धार्मिक यात्राएं करेंगे, ईश्वर को मानेंगे या नहीं मानेंगे। ये सारी चीजें हम अपने नाइन्थ हाउस से देखते हैं। इसको भाग्य का भाव कहा जाता है। इसके बाद आ जाते हैं हम 10वें भाव। 10वां भाव जो है हमारा कर्म क्षेत्र का भाव।
हमारा कार्य क्षेत्र, हमारे पिता, पिता का भाव भी कहा गया है इसको, और कर्म क्षेत्र भी कहा गया है। हमारा कर्म क्षेत्र क्या होगा, हमारा कर्म क्षेत्र कैसा होगा, क्या हम जहां कार्य कर रहे हैं वहां उन्नति होगी या नहीं होगी, हमारा प्रमोशन होगा या नहीं होगा, क्या हमारी सरकारी नौकरी होगी या प्राइवेट होगी, ये सारी चीजें, या नौकरी नहीं होगी, ये सारी चीजें हम अपने 10वें भाव से प्राप्त करते हैं। अब आ जाता है हमारा 11वां भाव। 11वां भाव, इसको लाभ का भाव कहते हैं। हमें अपनी लाइफ के अंदर क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा, ये हमारे बड़े भाई बहनों का भी है, मित्रों का भी है, बायां हाथ भी है। इससे हम लाभ देखते हैं कि हमें लाइफ के अंदर लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या दिन दिन भर जिंदगी भर मेहनत करनी होगी और जितना डिजर्व करते हैं उतना नहीं मिलेगा। ये भी चीजें यहीं से देखते हैं। फ्रेंड सर्कल देखते हैं, आपके मित्र आपको सहयोग करेंगे या नहीं करेंगे। ये सारी चीजें जो है हम अपने 11वें भाव से देखते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा 12वां भाव। 12वां भाव जो है, ये हमारा लॉस, व्यय का भाव कहलाता है। हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी, शैया सुख, विदेश यात्रा, ये सारी चीजें हम अपने 12वें भाव से देखते हैं। यदि जब हमें कोर्ट कचहरी के बारे में जानना होता है, 12वां भाव देखेंगे। हॉस्पिटल में बीमार पड़े हैं उसके बारे में जानना है, 12वां भाव देखेंगे। शैया सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, 12वां भाव। विदेश यात्रा होगी या नहीं होगी, 12वां भाव। तो इस तरह से ऋषि मुनियों ने हमारे 12 भाव को डिवाइड करके हर सेगमेंट में रख दिया। इस तरह से हम अपनी कुंडली के अंदर ये 12 भाव देखकर हम सारी अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे भाव कैसे हैं और हम क्या चीजें इससे देखेंगे। इसके बारे में कुछ प्रश्न हो आप लोगों का तो आप कर सकते हो 12 भाव के बारे में, फिर हम आगे बढ़ेंगे। विजय गुप्ता जी नमस्कार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, विजय सर। अनम्यूट जी जी कर दीजिए। अनम्यूट कर दिया। हाँ, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। मैं तो गुरु लेट जी हो प्रणाम। मैं प्रणाम लेट हो अनम्यूट। गया ज्वाइन करने में। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन तो नहीं है इस पर, 12 भाव के बारे में जानकारी के लिए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे मैं बता देता हूँ, 12 राशियां होती हैं, 9 ग्रह होते हैं, तो सिंपल चीज है, आप लोगों को सबको मालूम है। अ, बताने की मेरे ख्याल से जरूरत है क्या कुछ? मैं जानना चाह रहा था इसमें नए लोग कौन है, कृपया चैट बॉक्स में लिखें कि नए लोग जिनको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो है, तो चैट बॉक्स में नो लिखें, और जिनको आती है वो लिखें यस। उस हिसाब से फिर मैं आगे बताऊं। अच्छा, ठीक है। हाँ जी, बिल्कुल न्यू वाले नो लिख दें। हाँ जी, संगीता जी हैं और जूम यूजर कोई है? हाँ, हम्म, विजय गुप्ता जी यस आती है इनको, अभिजीत नहीं अभिजीत को तो, आती। अभिजीत जी को तो आती है एस्ट्रोलॉजी। अच्छा, और कौन है? जे यू नो। सर आ रही है आवाज? हाँ आ रही है आवाज। हाँ अभी हाँ आके पहले पता नहीं कुछ फॉल्ट आ गया था। कैसे है सर? बस बढ़िया। हाँ, कुछ लोगों को नहीं आती, लेकिन कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजी आती है। जिनको आती है उनके लिए तो अच्छी बात है, रिवीजन हो रहा है। जिनको नहीं आती उनके लिए अच्छा है, वो लोग जरूर सीखें कि भाव क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं, ये सारी चीजें क्या होती हैं। फिर अपन उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि इनके कैसे उपयोग होता है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा वैसे ज्यादा लोग जानकार हैं, उसके आगे का ले लेता हूँ। जी, 12 भाव आपके हो गए, बता दिया मैंने आपको। राशियां बता देता हूँ, 12 होती हैं। मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, वृषभ राशि जिसका स्वामी शुक्र है, मिथुन राशि जिसका स्वामी बुध है, कर्क राशि जिसका स्वामी चंद्रमा है, सिंह राशि जिसका स्वामी सूर्य है, कन्या राशि जिसका स्वामी बुध है, तुला राशि जिसका स्वामी शुक्र होता है, वृश्चिक मंगल, धनु गुरु, मकर राशि जो है शनि की है, और कुंभ राशि जो है शनि की है, मीन राशि गुरु की है।
ये आपको मैंने राशियां बता दी, ये 12 राशियां होती हैं। अब हम मेन चीजों पर आ जाए, जो अजय अजय जी अपना बोल रहे थे कि साहब ये बताइए कैसे काम करते हैं। और 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रहों के बारे में मैं आपको बता दूं। 9 ग्रह जो हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये 9 ग्रह होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हम इन चीजों को देखते कैसे हैं। एक दो टॉपिक अपन ले लेते हैं देखने के लिए। एक दो टॉपिक ये है कि आजकल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मैं एक ना एक सब्जेक्ट लेके हर बार कोई ना कोई चर्चा करता हूं। पिछली बार जॉब और कैरियर पे लिया था, और इस बार मैं ले रहा हूं प्रेम संबंधों पर। विवाह, प्रेम संबंध, ब्रेकअप, ठीक है, और कैरियर भी ले सकते हैं। कैरियर तो हो गया था लास्ट टाइम, हाँ। तो इस बार हम लेते हैं प्रेम संबंध। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुंडली देखकर कैसे पता लगाएं कि इनका प्रेम होगा, प्रेम सक्सेस होगा, नहीं होगा, ब्रेकअप हो जाएगा, क्या प्रेम संबंध से विवाह होगा, लव मैरिज होगी, लव मैरिज होने के बाद लव मैरिज सक्सेस होगी, या लव मैरिज सक्सेस नहीं होगी, तलाक हो जाएगा। ये सारी चीजें देखने के लिए हम चर्चा करते हैं। इसके लिए जो है, सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह जो है शुक्र होता है। शुक्र जो है प्रेम का कारक ग्रह है, और भाव में देखा जाए तो पंचम भाव। पंचम भाव प्रेम का भाव है। शुक्र जो है प्रेम, सौंदर्य, आकर्षण, भावनाओं से जुड़ना, और साथ में चंद्रमा का भी सपोर्ट रहता है, क्योंकि चंद्रमा जो है मन का कारक है, भावनाओं का प्रतीक है। भावनात्मक तरीके से व्यक्ति दूसरों से जुड़ता है। फिर है उसके बाद में मंगल। मंगल जो है ऊर्जा का कारक ग्रह है। उत्साह, जुनून, ये जो जुनून हो जाते हैं कि शादी करेंगे तो इसी से करेंगे, नहीं तो मर जाएंगे, और आत्महत्या कर लेते हैं, ये मंगल। शारीरिक संबंधों के प्रति आकर्षण मंगल के द्वारा। मंगल और शुक्र जब सप्तम भाव या पंचम भाव में बैठ जाते हैं तो जातक प्रेम करता है, और उनकी प्रेम करना और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर काफी अच्छे रहते हैं, जिसको वैदिक भाषा में हम लोग कहते हैं दो विवाह योग। इसको दो विवाह योग भी कहा जाता है। तो मंगल और शुक्र जो है ये मेन है प्रेम संबंध बनाने के कारक है। फिर आता है राहु। पंचम भाव में राहु हो तो प्रेम जरूर करवाएगा। सप्तम भाव में राहु हो तो एक प्रेम कराएगा और तोड़ेगा भी। और इनके लिए कुछ ग्रह ऐसे हैं जो इनको तोड़ते भी हैं। मान लीजिए शुक्र जो है पंचम भाव में बैठ गया, और पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ गया, तो सप्तम और पंचम का आपस में संबंध हो गया, तो जातक का प्रेम हो जाएगा। जब प्रेम हो जाएगा, मंगल या शनि की दृष्टि पंचम भाव पर आ जाए, तो उनका ब्रेकअप हो जाएगा। तो ये कब होगा? जब दशाएं आएंगी, महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा आएंगी, तब ये चीजें होंगी। तो ये ग्रह हैं जो आपको प्रेम कराते हैं, और मंगल और शनि प्रेम को ब्रेकअप करवाते हैं। राहु और शुक्र ये दो ग्रह ऐसे हैं जो प्रेम की ओर ज्यादा अग्रसर करते हैं। ज्यादा लोगों के साथ में अफेयर्स होना, ये राहु और शुक्र कराते हैं, शुक्र को पीड़ित कर देते हैं। सप्तम भाव में राहु शुक्र या पंचम भाव में राहु शुक्र हो तो लोगों के अधिक लोगों से संबंध होते हैं, और इनके ऊपर शनि की दृष्टि आ जाए तो उनके संबंध हमेशा ब्रेक हो जाते हैं। मंगल भी इनके साथ में बैठ जाए तो संबंध बनाएगा और तोड़ता रहेगा, बनेगा टूटेगा, बनेगा और टूटेगा। ये कॉम्बिनेशन जब होते हैं तब ये प्रॉब्लम्स आती हैं। अब प्रेम विवाह कब होता है? ये तो हुआ प्रेम और प्रेम का टूटना। प्रेम विवाह तब होता है जब पंचम भाव अच्छा है, प्रेम करवा रहा है, और सप्तम भाव भी सपोर्ट कर रहा है। सप्तम भाव का स्वामी पंचम में और पंचम भाव का स्वामी सप्तम में बैठ जाए, या इनके आपस में किसी तरह से संबंध हो जाए, राशि से, ग्रहों से, या नक्षत्रों के स्वामियों से। इनके जब संबंध हो जाते हैं तब प्रेम विवाह हो जाता है। और ब्रेकअप तब हो जाएगा अगर प्रेम विवाह रुकता है, तो इसका मतलब मंगल या शनि की दृष्टि आ गई है।
तो शुक्र, चंद्र, राहु, ये तीनों ग्रह पंचम भाव के स्वामी हो, पंचमेश में हो, तो ये प्रेम संबंधों को अच्छा करते हैं, मजबूत करते हैं। सप्तम भाव हमारा जो है विवाह का भाव है, जीवन साथी को दर्शाता है। यदि पंचम भाव और सप्तम भाव आपस में संबंध बनाए या एक दूसरे को देख रहे हो तो प्रेम विवाह की प्रबल संभावना पड़ती है। अब यदि इन्होंने प्रेम विवाह तो करा दिया, यदि शनि, मंगल और राहु की दृष्टियां सप्तम भाव पर आ जाएं तो बाद में वो तलाक करा देती, उनसे तलाक हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, क्योंकि पापी ग्रह है। प्रेम का तो पंचम हुआ, अब आपने प्रेम किया, सप्तम और पंचम का संबंध बना और आपने प्रेम विवाह कर लिया। अब सप्तम भाव बिगड़ गया, उस पर राहु या शनि की दृष्टि आ गई या मंगल की दृष्टि आ गई, तो वो सेपरेट कर देगा या तलाक करा देगा। क्योंकि जब तक पंचम भाव में आप हैं प्रेम करेंगे, और जैसे ही आप सप्तम भाव में आएंगे तो आपका जो है ब्रेकअप शुरू हो जाएगा। अब इसमें के लिए आपको क्या क्या चीजें मेन देखना होती हैं। पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से, शुक्र और राहु की युति या दृष्टि, पंचम भाव में राहु, शुक्र या मंगल की स्थिति, चंद्र और शुक्र की मजबूती, और कुंडली में पंचमेश और सप्तमेश का परस्पर संबंध। ये सारी चीजें अगर आप नवमांश कुंडली में देखते हैं तो नवमांश कुंडली से भी ये अंदाजा सारा लगाया जा सकता है कि आपके विवाह पश्चात संबंध कैसे रहेंगे। क्योंकि नवमांश कुंडली जो है वो विवाह उपरांत की कुंडली होती है, और विवाह उपरांत आपकी पति पत्नी की स्थिति कैसी रहेगी वो उसको बताता है। अगर यहाँ मेरे को एक उपाय याद आ गया, मैं लाल किताब का उपाय बता देता हूँ आप लोगों को। अगर पति पत्नी के संबंध अच्छे नहीं हैं, सेपरेशन के चांसेस आ रहे हैं, राहु, शनि, मंगल सप्तम भाव को देख रहे हैं, तब इसके लिए उनको सुधारने के लिए एक बहुत अच्छा उपाय है, जबकि वो लाल किताब का उपाय है। आड़ू के बीज ले, आड़ू खाने के रहते हैं, ये जून जुलाई के महीने में पीच कहते हैं इंग्लिश में उसको, आड़ू। तो ये आड़ू आता है, तो आड़ू के बीज आप ले लें, 16 बीज ले लें आड़ू के, आप 16 आड़ू को खा ले, आड़ू खरीद ले, आड़ू को खा ले, आराम से खा के उसके गुठली को रख ले, गुठली को सुखा ले, साफ कर ले, पानी से धो ले, उसके अंदर छेद करके काला सुरमा भर दे। सुरमा मिलता है जो काजल होता है आपको डालने का, सूखा हुआ, खड़ा भी मिल जाता है, पिसा हुआ भी मिल जाता है, अगर पिसा नहीं मिले तो खड़ा ले लीजिए। उसको पीस कर उस गुठली के अंदर छेद करके उसको भर दीजिए। भरने के पश्चात 4 गुठली शुक्रवार के दिन शाम के समय गोधुली बेला में किसी वीराने में जाके जमीन में गाड़ दें। 4 शुक्रवार लगातार ये 4 गुठलियां जो सुरमा भरी हुई हैं ये लगातार आपको गाड़ना। तो पति पत्नी में अगर मतभेद हो रहे हैं, सेपरेशन के चांसेस हैं, तलाक होने के चांसेस हैं, तो ये सारी चीजें रुक जाती हैं। तो ये बहुत अच्छा उपाय है, मेरा आजमाया हुआ है, मैंने बहुत लोगों को ये उपाय दिया है और बहुत लोगों को इसको बेनिफिट भी मिला है। तो ये था इसका। प्रेम संबंधों के बाद में, प्रेम विवाह होने के बाद में अगर तलाक होता है, ऐसे योग बनते हैं, तब ये उपाय करने से काफी बेनिफिट मिलता है। अगर अरेंज मैरिज है तब भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि प्रेम वाले ही करेंगे, पति पत्नी कर सकते हैं, पति या पत्नी दोनों में से कोई एक भी कर सकता है। तो इस तरह से ये उपाय करने से काफी बेनिफिट मिलता है और मेरा ये आजमाया हुआ है। अब आगे आ जाते हैं ब्रेकअप। ब्रेकअप के ग्रह राहु, राहु जो भ्रम और धोखा देता है, राहु जो है धोखा देगा। अब आकस्मिक घटनाओं और मोह का ग्रह है। अगर राहु पंचम भाव में है, प्रेम के भाव में है, तो पंचमेश पर राहु की दृष्टि हो तो व्यक्ति जो है, पंचमेश मतलब पंचम ग्रह का जो स्वामी है उस पर राहु की दृष्टि हो जाए तो ऐसी स्थिति के अंदर व्यक्ति भ्रम में रहता है, कंफ्यूज रहता है कि मैं प्रेम विवाह करूं या नहीं करूं, और संबंधों में अपना धोखा खाता है
और रिश्ते टूट जाते हैं। अगर राहु की दृष्टि पंचमेश पर पड़ जाए, तो जहां भी पंचमेश बैठा हो और राहु की दृष्टि उसके ऊपर आ जाए, तो उसको ब्रेकअप होता है, वो धोखा खाता है। राहु के कारण आकर्षण तो होता है, प्रेम होता है, लेकिन स्थायित्व तो नहीं होता। इसी प्रकार से केतु, केतु वैराग्य, दूरी और कटाव का ग्रह है। केतु अगर पंचम भाव में हो या प्रेम संबंध से जुड़े ग्रहों पर असर डाले, तो व्यक्ति की भावनात्मक रूप से अलग हो जाता है, रिश्तों में जो है रुचि को खो देता है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, मतलब अटैचमेंट नहीं रहता, और किसी बिना किसी बड़े कारण के कारण उनका आपस में रिश्ता जो है टूट जाता है। ये था आपका ब्रेकअप के कारण ग्रह। मंगल शनि भी है, अगर पंचम भाव में शुक्र बैठा और मंगल या शनि की दृष्टि आ जाए तो ब्रेकअप कराएगा। ये थे इनके ब्रेकअप के कारण। अब ये सारी चीजें जो हैं मैंने अपनी बुक्स में भी दी हुई हैं, जैसा कि अभी प्रीति जी ने बताया कि मैंने बुक्स लिखी हैं जो कि वैदिक के ऊपर भी हैं और आपकी लाल किताब पर भी हैं। हर चीज पे मैंने एक एक बुक लिखी है। तो वैदिक की जो बुकें हैं वो जो है अमेजोन पर और इस पर सब जगह अवेलेबल है। ये हमारी मेरी एक बुक है, वैदिक ज्योतिष। इसमें ग्रहों, राशियों और नक्षत्रों का रहस्य है। ये सारा मैंने बताया है। ये वैदिक बुक क्या, 499 की बुक है ये, अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर, ये दोनों जगह उपलब्ध है। तो आप इसको चाहें तो वैदिक के बारे में अगर सीखना चाहें, जानना चाहें, ग्रहों के बारे में, राशियों के बारे में, नक्षत्रों के रहस्यों के बारे में, तो इस बुक को पढ़कर आप जानकारी ले सकते हैं। और एक और है जो कि आप लोगों को बहुत जरूरत पड़ती है, ग्रहों के अनुसार विषय का चुनाव करना, सब्जेक्ट चुनना, कि आप कुंडली के अंदर सब्जेक्ट कैसे चुनेंगे। व्यवसाय देखना कि आप नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे, उसको कैसे देखा जाता है। जीवन साथी कैसे चुनेंगे, जीवन साथी को चुनने के क्या क्या क्राइटेरिया है, ये सारी चीजें इस दूसरी बुक में दी गई है। ये दोनों बुक जो है अमेजोन पे अवेलेबल है। आप अगर डालेंगे बुक्स ऑफ एस्ट्रो सुनील चोपड़ा तो भी आ जाएंगी। वैसे मैं ग्रुप में इसका लिंक भी डाल दूंगा, जिसको जरूरत हो तो ले सकता है। तो मैं अभी ये एक वैदिक एस्ट्रोलॉजी का बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। ये बैच मेरा 30 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। तो जो लोग सीखने में इंटरेस्टेड हो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, तो मेरे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये 30 तारीख को स्टार्ट होगा। 1 घंटे का इसका टाइम रहेगा सिखाने का। फ्राइडे सैटरडे जो है छुट्टी रहेगी, नहीं सॉरी, सैटरडे संडे को छुट्टी रहेगी। 1 महीने का कोर्स है। इसके अंदर पूरी वैदिक आपको एबीसीडी से लेकर, एबीसीडी मतलब आपको एक एक ग्रह, नक्षत्र और राशियों का पूर्ण विवरण बताते हुए एंड तक कि आप कैसे प्रोटेक्शन करेंगे, कैसे आप कुंडली का प्रोटेक्शन करके लोगों को बता पाएंगे। इसमें आप अपना कैरियर भी बना सकते हैं। कैरियर नहीं तो अपने लोगों के लिए, अपने परिवार के लोगों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, सब चीजें देख के उनको बताया जा सकता है। ट्रीटमेंट भी बताऊंगा, इनके उपाय भी बताऊंगा। और बहुत ज़्यादा महंगा कोर्स नहीं है, बहुत सस्ता कोर्स रखा हुआ है मैंने ये। 1 महीने का कोर्स है, 21 क्लासेस होंगी इसके अंदर, जिसमें आपको मैं पूरा पढ़ाऊंगा। और सैटरडे संडे छुट्टी रहेगी, उसके बावजूद भी 21 क्लासेस तो कम से कम होंगी। 1 मंथ कोर्स है ये, 4999। जिसको करना हो वो मुझे बता सकता है। और इसमें मैं आपको एक ऑफर भी दे रहा हूँ। ऑफर ये है, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको 5 साल के लिए। आप जो क्लास ज्वाइन करेंगे 5 साल इन रिकॉर्डिंग को अपने पास रख सकते हैं और उसको देख सकते हैं जब मर्जी। साथ में 2 पेपर बुक्स जिसकी कीमत 900 रुपीज है, प्लस कोरियर चार्ज, कोरियर भी मैं भेजूंगा। ये 2 बुक्स है। ये दोनों बुक्स जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। जो मेरा बैच चुनेगा, जो सीखेगा उसको, ये आज के लिए ऑफर है बुक्स वाला।
बुक्स उन्हीं को मिलेंगी जो आज ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन करने के लिए आज उनको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ 500 रुपीज देकर बुक कर सकता है। आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं सिर्फ 500 रुपीज देके आज। अगर आज आप अपनी सीट बुक कर लेते हैं तो आपको ये 2 किताबें मैं फ्री में दूंगा। ये बुक्स वाला आज के लिए, कोरियर सहित, कोरियर भी आपके घर आएगा, सिर्फ आपको एड्रेस देना अपना, और बाई पोस्ट आपके घर पे पेपर बुक आ जाएगी। ये 2 बुकें दोनों आ जाएंगी। और बैलेंस पेमेंट जो है आपको 2 इंस्टॉलमेंट में करना होगा, एक में 2000 रुपये और दूसरे में 2499 रुपये। ये आपके कोर्स की फीस है। तो जो लोग इच्छुक हों और मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो ये स्कैनर है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्कैन करके भेज सकते हैं, और या फिर ये नंबर दिया हुआ है, इस नंबर पर आप जी पे, फोन पे, जो भी आप करना चाहें ये सारी चीजें कर सकते हैं। सर टाइम क्या रहेगा क्लास का? टाइम 8 से 9 बजे रात को, 8 रात to 8 9। से 9, मंडे टू फ्राइडे रहेगा, सैटरडे संडे ऑफ रहेगा। सैटरडे संडे ऑफ रहेगा, और 8 to 9 रहेगा। 1 मंथ का कोर्स है, 21 क्लासेस है, क्लासेस पूरी होंगी, चाहे ज्यादा भी समय क्यों ना लग जाए। कौन लोग इंटरेस्टेड है, कोई सीखने को तैयार है? बहुत अच्छी ऑफर के साथ आज कोर्स लॉन्च हो रहा है। तो सर का नंबर भी है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, और वो बार QR है वो भी आप कर सकते हैं। सर आज सिर्फ 500 पे करके हम बुक हाँ, कर सिर्फ 500 पे करना है हम्म, जो सीखने के इच्छुक हो, और उसके बाद फिर इंस्टॉलमेंट में, 2 इंस्टॉलमेंट में बाकी पेमेंट दे सकते हम्म। हैं। टोटल पेमेंट 4999 है। तो जिसको सीखना है, फीस किसी ने पूछा है? गुरु जी कर दिया मैंने। हाँ जी, कर दिया, 500 पेड कर दिया। अच्छा अच्छा, अभिजीत जी, थैंक यू। और कोई सीखना चाहे तो आज 500 जो करेगा उसको 2 बुक फ्री मिलेंगी बस। बाद में करेगा वो 4999 है, वो भी कोरियर सहित मिलेंगी, कोरियर चार्जेस भी हम देंगे। बस आपको एड्रेस देना, दोनों बुक आपको मिल जाएंगी। और कोई इंटरेस्टेड हो तो दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, स्कैनर स्कैन कर सकता है और नंबर पे कर सकता है। तो आज आपको क्या बुक्स मिल जाएंगी? अनम्यूट करके बोलिए। सर प्रेरणा। अच्छा, प्रेरणा, ठीक है ठीक है, प्रेरणा जी, ओके। हाँ जी। बोलिए ना, आप बोले नहीं रही आप। हाँ जी। हाँ, भेज दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, ये ना वीडियो जब एग्जिट हो जाएगी ना तो हो जाएगी पेटीएम। अच्छा, ठीक है ठीक है हाँ ठीक जी। है, ठीक ओके है। प्रेरणा जी, थैंक यू। हाँ जी। और कोई इंटरेस्टेड हो, 2 बुक का बेनिफिट लेना चाहे? कोई मोबाइल नंबर है क्या आपके? हैं? मोबाइल नंबर पे जिस पे पेमेंट कर सके हम? हाँ, ये है ना, दिया ना आपको, ये सामने, हाँ 9302325222। सर मैंने जी कर हाँ, दिया पेमेंट जिस पे। अच्छा जी, सुरेश जी ना? हाँ जी। जी, ठीक है, थैंक यू, आ गया। और कोई 3 लोगों का हो गया, मैं आज ही बना दूंगा उसमें, अपने हाँ जी। कम्युनिटी में एक वास्तु का ग्रुप, तो उसके अंदर आप लोग जुड़ जाना। ठीक है साहब, और किसी का सवाल हो सर तो एक बुक्स पूछ। का लिंक भेज दीजिए सबका, बुक का लिंक अमेजोन के भेजा था पेपर मैंने, का, बताया। और उसमें लाल किताब का भेज दीजिए। लाल किताब में सर आपके एक लिंक था ना जिसमें सारी बुक्स थी, हाँ है ना, एक हाँ आपने फोल्डर हाँ बना रखा था। हाँ आप वो इस ग्रुप में डाल देना, उसमें सारी ही 8 की 8 बुक्स है ना हाँ, आपकी, मैं डाल दूंगा। है ना, वो इसी ग्रुप में डाल मैं देना। गुप्ता जी को पर्सनल भी दे दूंगा, मैंने पिछली बार भी और डाला वो था आपको। बहुत अच्छी मतलब वहाँ जैसे सर ने, चोपड़ा सर ने पंचांग की एक बुक डाली है, उसमें बहुत अच्छी डिटेल्स हैं। कुंडली अच्छा, मिलान उसमें बहुत अच्छी डिटेल में बताया गया है, मुहूर्त के बारे में बहुत अच्छी डिटेलिंग है। मतलब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा गया है कि आप वो उस बुक से बहुत अच्छी हेल्प मिलती है आपको, एक पंचांग का प्रैक्टिकली कोर्स भी नॉलेज के कराता हूँ लिए। मैं। आप हाँ जी सबका सर। लिंक दे दीजिए। हम्म। हाँ, जो दो पंचांग तीन का रात के कोर्स मैं भी है, लेकर कर लूंगा। वो भी कराता हूँ मैं। हाँ। तो वो भी अभी वेबिनार करेंगे एक आध, उसमें पंचांग हाँ के। जी। तो चलिए ठीक है मिलते हैं जी नेक्स्ट वेबिनार में। बहुत जी, जल्दी हमारा लाल किताब का और टैरो का भी आएगा वेबिनार। इतना समय देने के लिए आप सबका धन्यवाद।
जल्दी मिलते हैं। सभी लोगों का धन्यवाद so बहुत बहुत, much. आप लोग आए, आपने समय थैंक यू दिया। सो मच, थैंक यू हम सो हम मच। लोग ये प्रोग्राम करते रहते हैं, आप लोग आते रहिए, कुछ ना कुछ सीखते रहिए। हमारा काम है कुछ ना कुछ बताना, और जिनको सीखना है वो हमसे सीखें, और ये कार्यक्रम चलता रहे। थैंक यू, नमस्कार, गुड थैंक Thank यू you, नाइट। sir. Good night, थैंक यू सो everyone. मच, थैंक यू, गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir. God bless you. नमस्ते ओके जी, चोपड़ा जी, नमस्ते। नमस्कार जी, गौतम जी। नमस्ते सर। मैं हाँ, थोड़ा जरा ना लेट लेट आया, भी थोड़ा कुछ काम था, मैं अभी रिकॉर्डिंग ज्वाइन डाल दूंगा, करा बस रिकॉर्डिंग 5 डालूंगा, मिनट चिंता पहले नहीं आया। करता। ठीक है सर, थैंक यू आज वेरी की मच। रिकॉर्डिंग डाल दूंगा मैं ग्रुप में। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच सर, ओके जी। थैंक यू जी।